नमस्कार। साहित्यिकी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस अंक में हमारी चर्चा का विषय है साहित्य उत्सव, साहित्यिक विकास में नए आयाम। और इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेवानिवृत्त पूर्व आईएएस ऑफिसर और लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी के कई वर्षों तक निदेशक रहे श्री संजीव चोपड़ा जी। संजीव चोपड़ा जी, आपका साहित्यिकी के इस मंच पर स्वागत है, अभिनंदन है। बातचीत की शुरुआत मैं आपसे इसी सवाल के साथ करता हूं कि जो ये साहित्य उत्सव हो रहे हैं, इन दिनों पूरे देश भर में धूम मची है साहित्य उत्सवों की, ये समाज पे, पाठकों पर कितना प्रभाव डालते हैं और कितने महत्वपूर्ण आपको ये लगते हैं? देखिए, लेखक होने के नाते जी, और क्योंकि किताबों के साथ मेरा बहुत दिनों से वास्ता रहा है जी, मैं बताना चाहता हूँ कि साहित्य जो है वो एक वन वे ट्रैफिक हो नहीं सकता। क्या बात ये टू वे ट्रैफिक है। इसमें जब तक साहित्यकार श्रोताओं के साथ अपनी बातचीत रख नहीं पाएगा, जब तक उसको एक डायरेक्ट फीडबैक नहीं मिल पाएगा, तब तक वो आगे कैसे डेवलप करेगा। क्योंकि जैसे कोई कवि सम्मेलन होता है, मुशायरा होता है, पोइट्री कैफ़े होता है, उसमें लोग अपनी बात रखते हैं, फिर उनको एक फीडबैक और इंस्टेंट फीडबैक मिलता है। क्योंकि देखिए, किताबों का रिव्यू अखबार में होता है, वो लोग अखबार पढ़ लेते हैं, फिर अपने मन में उनका जो रहता है। लेकिन संवाद जो एक साहित्यकार के साथ, चाहे वो शायर हो, चाहे वो नॉन फिक्शन का राइटर हो या फिक्शन का राइटर हो, ग्राफिक नॉवल लिखी हो, हिंदी में लिखी हो, अंग्रेज़ी में लिखी हो, गढ़वाली में लिखी हो, किसी पर जब उसका एक डायरेक्ट संवाद होता है अपनी ऑडियंस के साथ, तो उसी से तो उसको फिर नया आयाम मिलता है। क्या बात? ये उसको एक आइडिया लगता है कि उसके थॉट्स कैसे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी बहुत अच्छा लगता है कि एक तो होता है किताब पढ़ना, एक होता है किताब को सुनना, एक होता है ऑथर के मुख से उसकी वाणी सुनना। क्या बात है। तो मुझे तो हमेशा, क्योंकि बहुत सालों से मैं अन्य जगह पे लिटरेचर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करता रहा, इसीलिए मुझे लगा कि देहरादून में भी हमें एक ऐसा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना चाहिए। और फिर इसीलिए वैली ऑफ वर्ड्स की 8वीं संस्करण लेके हम आ रहे हैं 16-17 तारीख को। अच्छा, ये 8वां संस्करण? 8वां संस्करण जी। चोपड़ा जी, जब संदर्भ वर्ष चर्चा आ ही गई है तो वैली ऑफ वर्ड्स पे ही मैं बातचीत आपसे कर लेता हूँ। 8वां संस्करण आपने बताया कि कितने तारीख से ये शुरू? ये 16-17 को, इसी शनिवार और रविवार को है। चलिए, सभी को प्रतीक्षा रहेगी। बिल्कुल। इस और बिल्कुल, जिसको मैं कहता हूँ कि ऐसा फेस्टिवल जिसमें हर आदमी वेलकम है, फ्री एंट्री है, कोई मतलब हर आदमी की इक्वल ट्रीटमेंट है। जी, क्या अनुभव रहा अभी तक आपका क्योंकि आप 8वां संस्करण करने जा रहे हैं, इस तरह के जो समारोह होते हैं, क्या आप मुतमईन हैं इस बात से कि उसमें जो साहित्यकार हैं, लेखक हैं, पाठक हैं, उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व होता है? देखिए, मेरी तो पूरी कोशिश रहती है कि हम अपने फेस्टिवल को किताबों पे और लेखकों पे फोकस करें, इसको सेलिब्रिटी फोकस ना बनाएं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स भी होते हैं, उनमें कोई गलत नहीं है कि सेलिब्रिटीज़ को लाएं, फिल्म स्टार्स को लाएं और कुछ इम्पोर्टेंट लोगों को लें, तो वो एक अलग चीज़ है। वो तो एक जश्न हो गया। लेकिन हमारा जो फेस्टिवल है, इसमें मुख्य जो फोकस रहता है कि वो 8 प्रोमिनेंट किताबें जो पिछले वर्ष छपी हों भारत में, जिनका एक 8 किताबें, क्योंकि हमारे 8 जॉनर्स हैं। देखिए, हिंदी में फिक्शन, हिंदी में नॉन फिक्शन, अंग्रेज़ी फिक्शन, अंग्रेज़ी नॉन फिक्शन, और भारतीय भाषाओं से सबसे बढ़िया अनुवाद हिंदी और अंग्रेज़ी में। बहुत अच्छा। जो किताबें हैं जो 6 वर्ष से लेकर 10 वर्ष के बच्चों के लिए लिखी गई हैं, जो इलस्ट्रेटेड बुक्स हैं, और फिर जो 11 से लेकर 16 वर्ष के बच्चों तक, मतलब जो युवकों के लिए लिखी गई हैं। तो इन 8 विधाओं में जो हमारे पास, क्योंकि 700-800 नॉमिनेशंस आती हैं, उनमें से फिर लॉन्ग लिस्ट बनती है, फिर शॉर्ट लिस्ट बनती है, और जो 8 जो विनर्स हैं उनको हम यहाँ लाते हैं, उनकी किताब पे विस्तृत चर्चा होती है। और इसमें हम क्या करते हैं कि हम किसी ना किसी स्कूल या यूनिवर्सिटी के साथ इसको टैग करते हैं। तो उस स्कूल या उस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी और उनकी फैकल्टी किताब का पूरा अध्ययन करती है, और फिर जब वो ऑथर के साथ जब बातचीत करते हैं तो ऑथर को भी अच्छा लगता है कि देखिए, एक होता है कि आप गए किसी फेमस ऑथर की, आपने फ़ोटो खिंचा ली, पूछ लिया, लेकिन एक है कि अगर आपने अच्छे से किसी पुस्तक का अध्ययन किया है और फिर आप उस पुस्तक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें कितना आनंद आता है। ऑथर के लिए भी बहुत अच्छा लगता है। मतलब अगर किसी ने मेरी किताब पढ़ी है और तब मेरी तारीफ करे तो अच्छा लगता है। अब आप, मेरी किताब है, आपने देख लिया, आपने कवर पेज अच्छा है, आप भी अच्छे हैं,
तो बहुत अच्छा है, तो एक अलग बात है। लेकिन अगर कोई आपकी किताब पढ़ के आपको बोले कि साहब आपने 87 नंबर पेज पे ये लिखा है, उसका क्या अर्थ है, तो फिर एक अलग किस्म की अनुभूति होती है। जी जी। चोपड़ा जी, आपकी इस बातचीत में एक जो नया डायमेंशन निकल कर आया, आपने इलस्ट्रेशन की कुछ किताबों की चर्चा की। मैं जानना चाहूँगा कि क्या बाल साहित्य भी इसमें शामिल है? और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि जो हमारी नई पीढ़ी है, जो आजकल स्कूलों में, यहाँ तक कि कॉलेजेस में भी है, एक आप समझ रहे होंगे मेरा संकेत कि वो मोबाइल की दुनिया है और किताबों के साथ जो संकट पैदा हो गया मेरा है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अच्छा, क्योंकि मुझे लगता है कि देखिए किताबें और किताब, बिकॉज अब किताब तो है ना, क्रिएटिव चीज़ है, उसको चाहे वो आप किसी भी फॉर्मेट में देख लें। क्योंकि पहले तो एक ग्राफिक नॉवल होगा, उसी ग्राफिक नॉवल की एक स्टोरी जो है वो इंस्टाग्राम में आएगी, उसी ग्राफिक नॉवल के ऊपर एक यूट्यूब वीडियो बन जाएगी, लेकिन ओरिजिनल काम तो करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। और जो एक और अच्छी चीज़ है कि जो मैं आपके बताना चाहता हूँ कि पहले जो कहानियाँ होती थी वो राजा रानी की कहानी, राजा भी ठीक था, रानी भी ठीक थी, सब ठीक था। लेकिन अब जो किताबें आ रही हैं उनमें बच्चे कैसे घर के अंदर किसी की डेथ हो रही है, घर के अंदर किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोरोना काल में क्या हुआ, वो सब चीज़ें भी कहानियों में आ रही हैं। जैसे कुछ कहानियाँ हैं जिसमें एक पिछले साल जो हमारी प्राइज विनिंग किताब थी, अच्छा, उसका नाम था जुपलीज हनी बॉक्स। वो थी सुंदरबन की एक छोटे से कस्बे में एक लड़की है, वो उसको बहुत डर लगता है कि उसके पिताजी रोज़ शहद इकट्ठा करने के लिए जाते हैं, वहाँ पे बाघ है और बाघ के उसको भय भी है। तो उसको याद आता है कि स्कूल में एक बार एक फॉरेस्ट ऑफिसर आया, तो उसने कहा कि हम बी बॉक्सेस लगाएंगे घरों में। तो उसने अपने मास्टर जी से कहा कि हम क्यों नहीं लगा सकते। तो उससे पूरा एक सुंदरबंस की एक इकोलॉजी पूरी ट्रांसफॉर्म हुई। इस बार जो किताब आई है वो छाऊ चैंप है। छाऊ चैंप मतलब वो किताब में क्या दिखाता है कि छाऊ नृत्य जो था वो आमतौर पे लड़के करते थे, और एक छाऊ का मास्टरियो है जो इंडिया का सबसे बड़ा छाऊ का आर्टिस्ट है, वो अपने लड़के को लगा हुआ है छाऊ डांस सिखाने में। लड़का चाहता है फुटबॉल खेलना, बेटी चाहती है छाऊ डांस करना। तो कैसे वो कैसे इस मैनेज होती है, कैसे फैमिली के अंदर टेंशन है, बाप क्या बोलता है, माँ क्या बोलती है। तो ये एक जेंडर सेंसिटाइजेशन है। अब एक तो हो गया लेक्चर देना जी कि लड़के लड़की बराबर हैं, एक है कि हम एक ऐसी सिनेरियो में ये दिखाएं कि हर बच्चे को अपनी, जिसको फुटबॉल खेलना है वो फुटबॉल खेले, जिसको नृत्य करना है वो नृत्य करे, जिसको लेखक बनना है वो लेखक बने, जिसको मास्टरी करनी है वो मास्टरी करे, जिसको जो करना है वो करे। तो ये चीज़ें आती हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब हम लोग बच्चे थे तो हमें जो बच्चों की कहानियों में हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें ही होती हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट जो है समाज में, उस कॉन्फ्लिक्ट का एक कैसे पॉजिटिव आउटकम हम ला सकते हैं, ये चीज़ें आती हैं इसमें। अब जो इस साल हमारी जो पुस्तक है ज़ेन, जो यंग एडल्ट्स के लिए, उसमें बॉम्बे 1935 में उस समय का बॉम्बे, और फिर मुंबई 2019, क्या बात, तब के सोशल, तब की एक कंपैरेटिव एक मुस्लिम फैमिली है, 35 की एक मुस्लिम फैमिली है 2019 में, वो कैसे अपने आप को देखते हैं, वो कैसे अपने आप को इंडियन कैसे आइडेंटिफाई करें, ये सब चीज़ें आती हैं। तो मुझे तो लगता है कि बहुत बहुत डेवलपमेंट हो रही है जी। संजीव चोपड़ा जी, मैंने वही कहा कि आपका एक प्रशासनिक अनुभव तो अपनी जगह है, वो तो है और एक ये जो साहित्यिक अनुभव है ये अपनी जगह है। इतनी सारी किताबें, इतनी सारी प्रविष्टियाँ, इतनी एंट्रीज आपके पास आती हैं, जाहिर सी बात है कि एक बड़ी सी लाइब्रेरी आपके अपने इर्द गिर्द ही है। इसीलिए तो हमने वाओ कैफे बनाया। सबको, सब दर्शकों को मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आइए, कोई भी किताब लीजिए, चुनिए, 15 दिन पढ़िए, फिर रख दीजिए। क्या बात है, बहुत अच्छा। ये एक पूरे खासकर देहरादून के लोगों के लिए एक बहुत शानदार ऑफर आपकी और दूसरा ऑफर ये है कि अगर किसी लाइब्रेरी में कोई पुस्तकें लेना चाहे हमसे, तो हम पुस्तकें भी दे देंगे, बिकॉज हमारे साथ, क्योंकि हम कोई किताब को बेचते तो नहीं है, क्योंकि हमारे पास सब फ्री किताबें आती हैं, और उसी स्पिरिट में हम किताबों को फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जी चोपड़ा जी, आपने ये जो एक दो थोड़ा प्लॉट हमको, हमारे दर्शकों को सुनाए अभी, उसी से संबंधित मेरा एक सवाल मेरे अंतस में गूंज रहा है। जब आप बोल रहे थे तब मुझे लग रहा था कि मुझे यही पूछना चाहिए, और वो ये है कि आप आज हमारी हिंदी पट्टी में खासकर और क्षेत्रीय भाषाओं में लेखकों के जो विषय देखते हैं, क्या आपको लगता है कि वो विषय हमारे समय के
पूरी तरह अनुरूप हैं। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्लाइमेट चेंज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कुछ इस तरह के नए विषय क्या आपको लगता है कि ये साहित्य में आ रहे हैं? ये जो 2 साल पहले जो जिस महिला को पुरस्कार मिला था इसके लिए, वो उसका यही था कि एआई से ऑयल सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। इस साल जो कुछ हमारी किताबें हैं उनमें जो ये प्रदूषण को लेके बहुत सारे मामले उठ के आ रहे हैं। और जो सबसे मुझे जो इस साल की जो किताब, जो 2 किताबें जिनका मैं खास जिक्र करना चाहूँगा, एक तो है शब्दों के साथ साथ, ये सुरेश पंत की पुस्तक है शब्दों के साथ साथ। इसमें वो डिस्कस करते हैं कि हिंदी अपने अंदर कितना विस्तार ला रही है। क्योंकि आपको याद होगा कि 80 के दशक तक हिंदी चाहती थी कि हर शब्द का अपना एक हिंदीकरण किया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब वो रेलवे को लोहपथ गामनी, नेकटाई को कंटलो, सब कर रही थी। आज की जो हिंदी है उसने बहुत सारे अंग्रेजी शब्दों को अडैप्ट अपने अंदर इनकॉर्पोरेट किया, जैसे अंग्रेजी ने बहुत शब्दों को इनकॉर्पोरेट किया। अंग्रेजी एक्चुअली जैसे मैं बोल रहा हूँ, अब हमारी कन्वर्सेशन तो हिंदी में, लेकिन ये एक आज की युग में कहा जाए तो एक मिडिल क्लास परिवार की भाषा है। क्योंकि कोई भी हम अंग्रेजी का सेंटेंस नहीं बोलते जिसमें हम हिंदी नहीं लाते, और कोई भी हिंदी का सेंटेंस नहीं बोलते जिसमें हम अंग्रेजी को इनकॉर्पोरेट नहीं करते। तो ये उन्होंने कहा है कि हिंदी का विस्तार तभी होगा जब हिंदी में अंग्रेजी के, पंजाबी के, उर्दू के, मराठी के, तमिल के, तेलुगु के शब्द जब इनकॉर्पोरेट होंगे तो और विस्तार होगा। क्योंकि शब्द तो डिपेंड करता है कि शब्द कितने यूज़ किए जा रहे हैं। शब्द कोश में कितने शब्द हैं उससे बात नहीं बनती। बिल्कुल। और अगर आप देखें तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में तो एक उन्होंने सेपरेट एंट्री कर रखी है उन शब्दों की जो आज यूज़ में नहीं है। अच्छा। तो एक उन्होंने इटाल कर रखा है कि ये शब्द हैं, मतलब शब्दकोश में है लेकिन अब यूज़ नहीं होते। और शब्दों का जो शब्द से हम क्या उसका मतलब निकालते हैं वो भी तो चेंज होता रहता है। क्योंकि हर 20 साल में, हर 30 साल में जो शब्द है, क्योंकि शब्द बड़ा डायनामिक है। बिल्कुल। और शब्द अगर स्टैटिक हो जाएगा तो मर जाएगा। जैसे लैटिन भाषा है वो उस पर स्टैटिक है, तो वो हमारे यहाँ संस्कृत को लेकर भी इस तरह का पॉजिटिव है ना कि हमारे सारे रीति रिवाज, रिचुअल्स, शादी के समय में, मृत्यु के समय में, किसी भी टाइम पे तो सभी संस्कार संस्कृत में, इसलिए संस्कृत जीवित है और जीवंत है। लेकिन क्योंकि लैटिन सारी की सारी क्रिश्चियन जो क्लर्जी है उसने अंग्रेजी में अनुवाद कर लिया, उसका सेंट जेम्स बाइबल बन गई और ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट आ गई, तो इसलिए वो पुरानी जो लैटिन है उसका अब शुक्र है कि वो कोर्ट्स में अभी भी कुछ लैटिन शब्द यूज कर लेते हैं, लेकिन उसके अलावा उसमें बातचीत नहीं हो रही ना। संस्कृत में तो फिर भी लोग बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। आप न्यूज़ दे रहे हैं, उत्तराखंड की सेकंड भाषा बन चुकी है। बिल्कुल। तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। बिल्कुल। चोपड़ा जी, बड़ा आनंद आ रहा है आपसे बातचीत करके, और कुछ नए नए आयाम भी खुल रहे हैं। इसी से ये जो साहित्य महोत्सव हमारे यहाँ हो रहे हैं, वो वैली ऑफ वर्ड्स की, तो जैसे आपने कहा कि वो एक अलग तरह का शुद्ध रूप से साहित्यिक हमारा तो प्योर आयोजन है, तो वो साहित्यिक आयोजन है। इसके साथ साथ क्लासिकल नृत्य और क्लासिकल नाटक, हाँ, शास्त्रीय तो वो भी ठीक है, वो भी साहित्य का ही एक पक्ष हुआ। लेकिन चोपड़ा जी, आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि पूरे देश भर में कई तरह के, मैं कोई विशेष नाम नहीं ले रहा, पर कई तरह के साहित्य महोत्सव हो रहे हैं। और हमारी जो खासकर हिंदी पट्टी की मैं चर्चा कर रहा हूँ, अंग्रेजी का लेखक वर्ग और उनका पाठक वर्ग थोड़ा अलग हो सकता है। हिंदी पट्टी में अक्सर ये चर्चा होती है कि वहाँ पर जो हमारी हिंदी दुनिया के महत्वपूर्ण लेखक हैं उनको पर्याप्त जगह नहीं मिलती है। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, ये तो फैक्ट है कि जितना ज़्यादा, क्योंकि जो आमतौर पे जो लिटरेचर फेस्टिवल जो हो रहे हैं उनकी जो स्पॉन्सरशिप्स हो रही हैं और जिन जगह पे हो रहे हैं आमतौर पे वहाँ पे ज़्यादा अंग्रेज़ी बोलने वाले हैं। मेरा जो हमेशा से जो हमारे वैली ऑफ वर्ड्स का शुरू से, क्योंकि हमारे जो बोर्ड है उसमें लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी ये सब लोग हैं, इसमें हिंदी के बहुत इंपॉर्टेंट सुशील उपाध्याय जी हमारे साथ इन्वॉल्व हैं और सब लोग जो इन्वॉल्व हैं। हमारा शुरू से ये फोकस रहा है कि कम से कम 50% जो हमारे सेशंस हैं, कम से कम 50% सेशंस जो हैं वो हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में होने। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और जो हमारी डिस्कशंस होती हैं वो द्विभाषीय होती हैं, क्योंकि आजकल द्विभाषीय हो गया है, मतलब आमतौर पे द्विभाषीय हो गया। तो हमारे जो सेशंस आप देखेंगे इसमें
करीब 30 से 35% शुद्ध अंग्रेज़ी में, 30 से 35% हिंदी में, और बाकी 30% जो होंगे वो दोनों भाषा, मतलब एक जिस तरह हम बात कर रहे हैं वैसे सेशन होते हैं। जी प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। नहीं, बस वही बताना था आपको कि चोपड़ा जी, ये कोई भाषा का सवाल ही नहीं है। अंग्रेजी अपने आप में बहुत समृद्ध भाषा है और अंग्रेजी को ज़रूर पढ़ा जाना चाहिए। बल्कि मैं तो अपने मित्रों से कहता भी हूँ कि अंग्रेजी का अधिकतर साहित्य अगर हिंदी में अनुदित हो तो हिंदी के पाठक भी उससे लाभान्वित होंगे। मैं तो इनफैक्ट कहूँगा कि अंग्रेजी साहित्य से ज़्यादा जो हमारा रीजनल साहित्य है वो हमारा हिंदी में आना चाहिए। अब एक पुस्तक जैसे इस बार अंबर परियां एक पंजाबी पुस्तक है जो इस बार ट्रांसलेट होकर सुहास नीरव जी लेके आ रहे हैं यहाँ पे, वो पंजाब में पंजाब के अंदर सेटल्ड है। उसमें उसने जो ऑथर है उसने नसराली जी ने एक स्पेनिश रियलिज्म को पंजाबी सेटिंग में लगाया है। और जब उसी तरह पेरुमल मुरुगन की किताबें हैं, इसी तरह मतलब बहुत सारी ऐसी किताबें जो पिछले साल एक किताब आई थी जो पहली किताब है जो एक, अब देखिए जूस तो बहुत कम बचे हैं हिंदुस्तान में, एक जो बहुत कम जो यहूदी परिवार हैं उनमें से एक हिंदी पुस्तक हमारे पास है। और इसी तरह सिंधी से हिंदी में, मुझे तो लगता है कि हमें भारत में अपनी भाषाओं में और ज़्यादा संवाद की ज़रूरत है। मतलब देखिए, अब डोगरी की कोई भी ट्रांसलेशन शायद मलयालम में नहीं होगी, नहीं है। मलयालम की कोई भी ट्रांसलेशन पंजाबी में नहीं है। पंजाबी के सब राइटर्स जो है वो अंग्रेजी में रिप्रेजेंटेड हैं। अब देखिए UR अनंतमूर्ति जो हैं वो कन्नड़ा में लिखते हैं और अंग्रेजी में हमारे पास अवेलेबल है। अमृता प्रीतम जी हिंदी, पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी में अवेलेबल, लेकिन अमृता प्रीतम जी कन्नड़ में नहीं है और UR अनंतमूर्ति पंजाबी में नहीं है। तो ये जो ये गैप, जो एक काम पहले साहित्य अकेडमी कर रही थी, वो काम अब हम सब मिलके, हमारी कंट्रीब्यूशन सरकार के मुकाबले तो हो नहीं सकती, नहीं हो सकती, जो संसाधन भी नहीं, संसाधन नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि भारत सरकार और राज्य सरकार, दोनों सरकारों ने हमारा बड़ा समर्थन किया है, बहुत पॉजिटिव तरीके से। यहाँ के गवर्नर साहब, यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने, भारत सरकार की टूरिज्म मंत्रालय ने हमें बड़ी समर्थन दिया, तभी तो इतना बड़ा कार्यक्रम हो सकता है। हम तो मतलब कैसे कर सकते, पेंशन पे तो हो नहीं सकता। अच्छा, ये जो वैली ऑफ वर्ड्स का है चोपड़ा जी, इसको कोई अलग से हर साल कोई नया टाइटल, ऐसा होता है कि हर साल एक थीम होता है। जैसे इस साल हमारा 8वां साल था, तो इस साल हमने 8 को, अष्टम को अपना रखा था। इसीलिए इस साल हमने देहरादून की 8 नॉलेज इंस्टीट्यूशंस, जैसे सर्वे ऑफ इंडिया है, नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस है, FRI है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है, साके अकेडमी है, स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी है, वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी है और दुजेन सेन मेमोरियल कल्चरल सेंटर है। हमने 8 नॉलेज इंस्टीट्यूशंस पे फोकस किया। और जो स्टूडेंट्स थे वो गए हैं, मतलब देखिए सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में ये सब जानते हैं, सबको पता है सर्वे चौक क्या है, सबको पता है हाथीबर्ग किला क्या है, सबको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे हो, लेकिन उसके बियॉन्ड भी तो जाना पड़ेगा। सर्वे चौक के पीछे सर्वे क्या है, ये सर्वे चौक मतलब सर्वे कब शुरू हुआ, सर्वे का पहला मैप कब आया, 1796 में सर्वे ऑफ इंडिया, तब सर्वे ऑफ बंगाल कहते थे क्योंकि कलकत्ता ही देश की राजधानी थी। तो तब से लेके अब तक कितने नक्शे बनाए हैं सर्वे ऑफ इंडिया ने, उनकी एक पूरी एग्जीबिशन है। तो बच्चे गए, स्कूल के बच्चे गए, उन्होंने देखा, फिर उन्होंने जाके सर्वेयर जनरल से बातचीत की, जैसे हम बात कर रहे हैं। लेकिन 11वीं 12वीं के बच्चे जब सर्वेयर जनरल से बात करते हैं तो उनको कैसा लगता होगा, अच्छा लगता होगा कि वो देश के सबसे बड़े सर्वेयर जनरल से बात कर रहे हैं, बिल्कुल उनके साथ संवाद कर रहे हैं। और कितने अच्छे अच्छे सवाल पूछे उन्होंने, और नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस के साथ क्या सवाल पूछे उन्होंने, वादी इंस्टीट्यूट वालों से क्या सब। अच्छा, यहाँ पे आपको पता है एक साके अकेडमी भी है यहाँ पे मसूरी रोड पे, यहाँ पे 8 देशों के विद्यार्थी बुद्धिज़्म पे स्टडी कर रहे हैं, थेरवाद बुद्धिज़्म पे स्टडी कर रहे हैं। लेकिन वो ज़्यादा नहीं है, जानकारी में नहीं, किसी को वो ना वो पब्लिसिटी चाहते हैं। लेकिन हमें लगा कि जब हम नॉलेज की बात करें, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे यहाँ स्टूडियो में आपने महात्मा बुद्ध की भी ये प्रतिमूर्ति लगा रखी, तो इसी से मुझे ख्याल आया कि देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए यहाँ पे जो पीछे हमारे आइकन्स हैं, एक तो क्लॉक टावर है खड़ी, समय,
फिर ये FRI का कैंपस है। तो ये बड़ा एक, ये भी आपने बड़ा अच्छा, ये बुद्धा टेम्पल से लिया बुद्धा टेम्पल से लिया, क्लॉक टावर से आपने लिया। तो क्लॉक टावर के साथ में जो वो है जहाँ पे सरदार पटेल की मूर्ति है, फिर वो GPO, इन सब के पीछे भी तो बहुत गजब कहानियाँ हैं ना। और ये सब कहानियाँ जितनी ज़्यादा, देखिए ऐसा होता है कि जब हम कहानी सुनाना शुरू करते हैं तभी कहानी में मज़ा आता है। बिल्कुल। अब कहानी अपने आप में क्या है, मज़ा आ रहा है क्योंकि आपको सुनने में मज़ा आ रहा है, इसलिए मुझे सुनाने में मज़ा आ रहा है। अगर आपको सुनने में मज़ा नहीं आएगा तो मुझे सुनाने में मज़ा नहीं आएगा। चोपड़ा जी, इसीलिए मैं ये सवाल लेकर आपके पास आया था। जैसे अभी केवल आपने ये जो 8 हमारे डेस्टिनेशंस हैं, नॉलेज सेंटर्स हैं, इनकी चर्चा की, तो हर सेंटर का अपना एक पूरा एक इतिहास है, पूरा एक लंबी यात्रा है, और ये अनएंडिंग यात्रा है क्योंकि तो चलती रहेगी, क्योंकि सर्वे तो चलता रहेगा। बिल्कुल। वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी हमेशा ग्लेशियर्स को स्टडी करेगी और ग्लेशियर का क्या रुख हो रहा है, क्या चैलेंजेस हैं, क्लाइमेट चेंज पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ये सब चीज़ें तो हमें यहाँ से पता लगेंगी। बिल्कुल। इसीलिए मैं ये सवाल लेकर आपके पास आ रहा था कि मैंने कहा कि हम स्पेसिफिक किसी फेस्टिवल की यहाँ पर चर्चा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर ये वाला वैली ऑफ वर्ड्स को अगर आप थोड़ी देर के लिए एक किनारे पे कर भी देते हैं, तो पूरे देश भर में हमारे साहित्यिक महोत्सवों को लेकर जिस तरह की बातें आती हैं, खासकर लेखक समुदाय। हमारा देश में एक एडवांटेज ये है कि इतना विस्तार है इसमें कि इसमें हर टाइप के फेस्टिवल की ज़रूरत है। जिसको फिल्म स्टार देखना है वो फिल्म स्टार देख ले, जिसको सीरियस साहित्य करना है वो सीरियस साहित्य कर ले, जिसको इंटरजेनरेशनल डायलॉग करना है वो भी कर ले। तो मेरा तो मानना है कि ये एक किस्म से देखा जाए तो जितने, चलो ठीक है, मतलब वो भी ठीक है, और ठीक है, वो इस बहाने कम से कम साहित्यिक चर्चा हो रही है, लेकिन कम से कम कह तो रहे हैं कि हम साहित्य कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन चोपड़ा जी, ये सवाल लेकर मैं आपके पास इसलिए आया था कि विश्व पुस्तक मेला होता है दिल्ली में, वो भी बहुत बड़े स्तर पर होता है, और वो तो बाकायदा सरकारी मेला है, वहाँ पर भी तमाम तरह के विमर्श होते हैं, इस तरह के सवाल नहीं जाते हैं। तो वही जब उस मंच पर एक इशू आ जाता है ना कि उसमें एक तो जो इतना, जब इसी हर चीज़ का एक ऑप्टिमल साइज होता है, मतलब हर चीज़ का एक ऑप्टिमल साइज होता है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि अच्छा, दूसरी पॉइंट ये है कि विश्व पुस्तक मेला में, द वर्ल्ड बुक फेयर में, बिजनेस एलिमेंट बहुत है, उसमें बहुत ज़्यादा, मतलब बेसिक पर्पस इज़ फॉर बाइंग एंड सेलिंग बुक्स। तो जो पूरा फोकस रहता है स्टॉल वालों का, वो किताबों को बेचने पे लगा रहता है, वो चर्चाओं पे नहीं है। चर्चा देखिए, हर फेस्टिवल में हर कुछ होता है। हमारे यहाँ भी तो एक बुक स्टॉल है, बुक स्टॉल तो हमारे यहाँ भी होगा। हमारे यहाँ भी हिस्को वाले अपना स्टॉल लगाएंगे, घराट का आटा बेचेंगे, SHGs की होगी, बेगर्स कॉरपोरेशन अपना एक स्टॉल लगा रहे हैं, ट्राइब्स इंडिया को हमने स्पेस दे रखी, बट वो इट इज नॉट द मेन फोकस। मेन फोकस इज डिस्कशन, साथ में बुक स्टॉल है, लेकिन कई जगह पे ऐसा होता है कि बुक बिजनेस इज द मेन बिजनेस, उसके साथ में ये भी हो रहा है। तो ये एक, इसीलिए चोपड़ा जी, मैं ये सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि इस पूरे विमर्श के बीच, इस पूरी बातचीत के बीच, और तमाम आपके मैंने कहने कि हम तो बहुत छोटे स्तर पर काम कर रहे हैं, आप तो एक बड़े नहीं हम भी, हमारा भी तो स्तर, लेकिन आपके पास बहुत सारे इनपुट्स होंगे। ये जो साहित्य समारोह हैं, लिट फेस्ट हमारे तमाम, इनके भविष्य को कैसे देखते हैं आप? ये साहित्य को वास्तव में किसी मकाम पर ले जाने वाले हैं? देखिए, साहित्य जो लिटरेचर फेस्टिवल तो साहित्य को के मुकाम है, लेकिन इनमें से कई साहित्य फेस्टिवल्स ऐसे होंगे जिसमें और संवाद बनेंगे। अच्छा। और जैसे कि हर चीज़ में हो रहा है, कुछ लिटरेचर फेस्टिवल्स बंद हो जाएंगे, कुछ और उभरेंगे, तो ये चलता रहेगा। तो इसमें कोई ना हैरानी की बात है ना परेशानी की बात है। जी, एक सवाल थोड़ा सा चोपड़ा जी, क्योंकि आप स्वयं लेखक भी हैं और लेखकों की एक बहुत बड़ी बिरादरी से लगातार संवाद कर रहे हैं, जब इस तरह का आयोजन आप करते हैं तो जाहिर सी बात है, बहुत हमारी हिंदी पट्टी में ये बराबर ये सवाल आता है। अंग्रेजी में तो, अंग्रेजी की दुनिया में तो बहुत सारे लोग केवल लेखन से ही अपनी जीविका चला लेते हैं। हिंदी में एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि आपको लेखन के साथ तमाम कोई दूसरा व्यवसाय भी करना होता है। प्रॉब्लम ये हो गई है कि क्या है ये, इसमें एक तो समस्या ये हो गई कि जब से ये लाइब्रेरीज को ये कहा गया कि आपको 50% अपनी किताबें हिंदी में ही लेनी है, तो उससे इंडिविजुअल चॉइस जो है उस पर डिपेंडेंट नहीं है। देखिए, अब जो मेरी किताब है वी द पीपल ऑफ स्टेट्स ऑफ भारत, वो
ठीक चल रही है, लेकिन वो बिकती है, मतलब बुक शॉप पे बिकती है, वो मैं डिपेंडेंट हूँ उस पर। लेकिन हिंदी का जो उसका संस्करण है वो सीधा पुस्तकालयों में चले जाएगा, और मुझे भी एक एश्योरेंस है कि वो तो बिकी जाएगा। तो अब जब तो उसमें क्या होता है ना कि आपकी बल्क में किताबें बिक रही हैं, अब किसी लाइब्रेरीज में। अब लेखक का जो पर्पस है वो किताब बेचना नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारा पर्पस ये नहीं है कि हमें कितनी रॉयल्टी मिले, और बहुत रॉयल्टी मिल भी जाती है, लेकिन पर्पस है कि किताब कितनी बिके। जैसे मैंने शुरू में कहा ना, आपको अच्छा तब लगता है कि आपकी किताब किसी के हाथ में हो, वो आपको कहे कि आपने 105 नंबर सफ़े में गलती की है। उस समय आपको ये लिखना चाहिए था, आपने ये क्यों लिखा, ये तो ये था, ये क्यों लिखा, इसका संदर्भ क्या था, तब तो मज़ा आता। किताबें बिक जाएं, और वो एक प्रॉब्लम। और जो क्षेत्रीय भाषाओं में तो और भी ज़्यादा समस्या है, क्योंकि पंजाब में गवर्नमेंट का रूल है कि 80% जो लाइब्रेरी का बजट है 75% वो पंजाबी पुस्तकों में। तो इसलिए पब्लिशर डायरेक्टली लाइब्रेरियन के साथ, यहाँ मैं लाइब्रेरियंस को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक वो एक जो रीडर, जो चॉइस होनी चाहिए वो रीडर के हाथ में होनी चाहिए। ये एक इशू। चोपड़ा जी, ये तो हमने समग्र बातचीत की साहित्य महोत्सवों पर, लेखकों की दुनिया पर और पाठकों की रुचि अभिरुचि पर। एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण जो आपसे ही, और जिसका जवाब आप ही दे सकते हैं, ये जो साहित्य समारोह हमारे हो रहे हैं पूरे देश भर में, इनको ज़्यादा रुचिकर बनाने के लिए, ताकि पाठकों तक इनकी पहुंच ज़्यादा बने, ज़्यादातर लेखक इसमें शामिल हों, क्या कुछ स्पेसिफिक डायमेंशन आप चाहेंगे? मेरा जो वो अप्लाई करें? मैं जो हमेशा जो मैं यहाँ भी कर रहा हूँ, अगर आप मेरा टाइम टेबल देखेंगे तो मैंने कोशिश की है कि हमारे 50 सेशन हैं, इनमें से करीब 45 सेशन किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन ने अडॉप्ट किए हैं। अच्छा। जैसे शब्दों के साथ साथ जो है वो बड़े अच्छे मैं बताना चाहूँगा, विलियम स्कूल फॉर गर्ल्स, उसने अडॉप्ट किए हैं। 2 सेशंस उन्होंने अडॉप्ट किए हैं, वहाँ जो उनकी जो टीचर हैं, हिंदी टीचर, उसने बहुत इनिशिएटिव ली। इसी तरह दून इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने, DIT यूनिवर्सिटी ने, दून यूनिवर्सिटी की जो प्रोफेसर हैं सुरेखा डंगवाल, उन्होंने बहुत एफर्ट लगाई है, और उनके यहाँ से 3 सेशन वो अडॉप्ट कर रहे हैं। तो देहरादून की जितनी यूनिवर्सिटीज़ और जितने प्रतिष्ठित स्कूल हैं, और गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं, उन सबको मैंने किसी ना किसी सेशन के साथ जोड़ने की कोशिश की। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, 2 केंद्रीय विद्यालयों के बच्चों को हमने इसमें इन्वॉल्व किया। तो यही कोशिश है कि जब तक हम नई जनरेशन को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तब तक ये सफ़र आगे कैसे बढ़ेगा। यानी एक विविधता भी इनमें होनी चाहिए, और जिसमें आपने शुरू में भी कहा था कि एक क्लासिकल फॉर्म हो, डांस हो। अभी चोपड़ा जी, एक बहुत बड़ा संकट हमारे समय का ये है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये सवाल आपसे पूछना बनता है कि कहते हैं कि पाठकों का एक बड़ा संकट हो गया है, किताबों की तरफ लोग कम जा रहे हैं। क्या ये पूरा विमर्श सही है? मुझे तो ये ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि देखिए 1 लाख किताबें तो छप रही हैं देश में अंग्रेजी में ही। अच्छा। सिर्फ अंग्रेजी में 1 लाख किताबें, तो हिंदी में जाहिर है ज़्यादा। और अगर हम पूरे देश की सब भाषाओं को लेके चलें तो 10 लाख किताबें देश में छप तो रही हैं। तो जब 10 लाख किताबें छप रही हैं तो पाठक भी तो होंगे ही, कोई तो पढ़ ही रहा है इसको। और मतलब ये लॉस मेकिंग बिजनेस नहीं, क्योंकि पब्लिशिंग हाउसेज भी तो बढ़ ही रहे, कोई पब्लिशिंग हाउस तो बंद होते तो देख नहीं रहे। और एक और चीज़ आप अगर देखें तो हो ये रहा है कि जैसे बाकी सेक्टर्स में इंटीग्रेशन हो रहा है। जैसे होटल इंडस्ट्री में हर होटल किसी बड़ी चेन का पार्ट बन रहा है, इसी तरह अब हिंद पॉकेट बुक्स है वो पेंगुइन ने ले ली, इसी तरह हार्पर की हिंदी एडिशन आ गई, ब्लूम्सबरी ने हिंदी में एडिशन बना ली। तो इसी तरह एक कंसोलिडेशन जो बाकी सब इंडस्ट्रीज़ में हो रही है, वो कंसोलिडेशन पब्लिशिंग इंडस्ट्री में भी हो रही है। और मुझे लग रहा है कि एक ट्रांजिशन फेज़ है, लेकिन आने वाले दिनों में और जैसे जैसे देखिए एक और चीज़ है, किताबें जब हमारा जो मिडिल क्लास है, जब ये मिडिल क्लास का विस्तार होगा तो नेचुरली किताबों की भी चर्चा बढ़ेगी। तो मुझे तो लग रहा है कि ये पॉजिटिव ट्रेंड है। ये बहुत सुखद है आपके इस तरह से आना। हाँ। कि क्योंकि अमूमन इस तरह का सवाल जो लोग उठाते हैं वो उसी तरह के लोग हैं। वो उसमें देखिए मुझे तो लगता है किताबें लोग देखिए जब तक इंसान है तब तक इंसान का क्रिएटिव एक्सप्रेशन रहेगा। बिल्कुल रहेगा। और जब क्रिएटिव एक्सप्रेशन रहेगा ही तो फिर और देखिए लिटरेसी बढ़ रही है। और एक्चुअली अगर आप देखें तो देश में
हिंदी अखबार हैं की जो ग्रोथ है वो अंग्रेजी अखबारों की ग्रोथ से कहीं ज़्यादा है। बिल्कुल है, पाठक एक ज़माना था जब अंग्रेजी के एंकर्स हिंदी के एंकर से ज़्यादा पैसा कमा रहे थे, लेकिन अब तो ऐसा नहीं है, बल्कि अब तो हिंदी के एंकर जो हैं दे आर बेटर ऑफ देन इंग्लिश एंकर। तो ये जो एक मेंटालिटी भी थी, देखिए एक मेंटालिटी भी थी कि अंग्रेजी बोलना ही, अब हम अंग्रेजी को एक फंक्शनल भाषा बना दिया। बिल्कुल है, फंक्शनल। एक ज़माना था जब अंग्रेजी एलीट भाषा थी, अब अंग्रेजी एक फंक्शनल भाषा हो गई। हर आदमी तो टेलीफोन पर, रिसेप्शन पे जाओ, होटल में जाओ, कहीं भी जाओ तो अंग्रेजी चल रही है, तो ठीक है, उसमें कोई ऐसी, इट्स नॉट अ लैंग्वेज ऑफ द एलीट नाउ, ये एक आम भाषा हो गई। जी संजीव चोपड़ा जी, आपसे बातचीत का जब ये सिलसिला शुरू हुआ और अब हम जिस मुकाम पर पहुँचे तो बहुत सारे प्रश्न तो यहाँ से उद्घाटित होते हैं, लेकिन कार्यक्रम की अपनी एक समय सीमा है। आपने तो वो क्लॉक टावर लगा रखा है। जी कार्यक्रम घर तो आपने लगा रखा। जरूर फिर कभी किसी दूसरे अवसर पर आपसे बातचीत होगी। बहरहाल आप साहित्यिकी के इस मंच पर आए और बहुत शानदार बातचीत आपसे हुई, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और मैं सब अपने श्रोताओं को, दर्शकों को इनवाइट करना चाहूँगा कि आप 16-17 तारीख को जो हमारा फेस्टिवल हो रहा है मधुबन होटल में, आप सब उसमें आएँ, ज़रूर पार्टिसिपेट करें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, बहुत आभार आपका। ये थी हमारी आज की साहित्यिकी। अगली बार किसी नए विषय को लेकर आपके बीच आएंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।